सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के पूर्ण सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को बताया विश्व शांति, विकास और समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा। कहा, आतंकवाद से पहुंचा वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान। ब्रिक्स देशों से आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े होने का किया आह्वान। इनोवेशन के लिए ब्रिक्स के बीच सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए ब्रिक्स देशों ने व्यापार निवेश बढ़ाने का लिया संकल्प। भारत में न्यू डेवलपमेंट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय जल्द खोलने के लिए प्रधानमंत्री ने किया आग्रह। ब्रिक्स के सफल सम्मेलन के बाद आज स्वदेश लौटेंगे प्रधानमंत्री। भारत को तय समय पर रूस देगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ब्राजील में रूसी राष्ट्रपति का बयान। दोनों देशों के बीच हुआ है 40,000 करोड़ रुपए का समझौता। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी की 16 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी। बीजेपी ने किए अब तक 69 उम्मीदवार घोषित। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 15 उम्मीदवारों के तय किए नाम। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक पहुंचा 500 के पार। दिल्ली में आज ऑड इवन का आखिरी दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद विकास, शांति और समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आतंकवाद की वजह से पैदा हुआ संदेह का माहौल, टेरर फंडिंग, ड्रग्स की तस्करी और संगठित अपराध व्यापार और व्यवसाय को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आशा करते हैं कि ऐसे प्रयास और 5 देशों की गतिविधियां आतंकवाद और दूसरे संगठित अपराध के खिलाफ सशक्त सहयोग बढ़ाएंगे। विश्व युद्ध जैसे खतरों से मानवता दूर आई है, लेकिन विकास और सुख शांति के लिए आतंकवाद सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरा है। 10 सालों में आतंकवाद के हाथों 2.25 लाख जीवन मिटे और समाज को गहरी क्षति हुई। इसके अलावा विभिन्न अनुमानों के अनुसार $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान विश्व की अर्थव्यवस्था को हुआ और विकासशील देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ को 1.5% तक को उसने कम किया है। आतंकवाद, टेररिज्म फाइनेंसिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से बना संशय का वातावरण व्यवसाय और व्यापार को गहरा अप्रत्यक्ष नुकसान पहुंचाता है। हम आशा करते हैं कि ऐसे प्रयासों और 5 वर्किंग ग्रुप की गतिविधियां आतंकवाद और दूसरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के खिलाफ ब्रिक्स सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाएंगी। वहीं ब्रिक्स व्यापार परिषद और न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्यों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनोवेशन और परिश्रम हमारे कारोबार के लिए ऊर्जा का आधार है। हम इनोवेशन के लिए ब्रिक्स के बीच सहयोग को मजबूत करें। अब हमें अगले 10 सालों में ब्रिक्स की दिशा तथा आपसी सहयोग को और प्रभावी बनाने पर विचार करना होगा। कई क्षेत्रों में सफलता के बावजूद कुछ क्षेत्रों में प्रयास बढ़ाने की काफ़ी गुंजाइश है। ग्लोबल इकोनॉमी की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें ब्रिक्स मैकेनिज्म और प्रोसेस को अधिक एफिशिएंट तथा आउटकम ड्रिवन बनाना चाहिए। हमें आपसी व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने अभी हाल में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है। हम चाहते हैं कि फिटनेस और सेहत के क्षेत्र में प्रगति के लिए ब्रिक्स देशों के बीच संवाद बढ़ाया जाए। हाल ही में भारत में हमने फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि फिटनेस और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे बीच संपर्क और आदान प्रदान बढ़े। स्वास्थ्य क्षेत्र में ट्रेडिशनल नॉलेज पर हम 5 जो देशों में हैं, इसे परस्पर मान्यता देकर
और इस क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाकर हम हजारों साल से संभाली इस विद्या का फायदा पूरी मानवता तक पहुंचा सकते हैं। रूस भारत को S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली देने की योजना बना रहा है। इस बात की जानकारी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी है। पुतिन ने कहा है कि S-400 आपूर्ति के संबंध में सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। भारत ने इसमें किसी तरह की तेजी लाने के लिए नहीं कहा है। 1.35 बिलियन से ज्यादा जनसंख्या वाला भारत एक संप्रभु राज्य है और भारत अपनी संप्रभुता को महत्व देता है। दरअसल भारत ने पिछले साल रूस से S-400 प्रणाली खरीदने पर सहमति जताई थी। भारत ने कहा था कि उसे चीन के खिलाफ अपने बचाव के लिए हथियारों की जरूरत है। Что касается поставок С-400, то все идет по плану. Индийский коллега не просил здесь что-то ускорять. Все идет нормально. Индия 1,350 миллиарда, а может уже и больше населения. Это суверенное государство, которое дрожит. Мы будем развивать сотрудничество, в том числе и в сферах, которые считаются вооружением, основанным на высоких технологиях. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के बाद गुरुवार देर रात स्वदेश रवाना हो गए। इस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के सदस्य देशों ने व्यापार, नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बहुत ही सार्थक रहा। हमने व्यापार, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए उपयोगी बातचीत की। भावी विषयों पर ध्यान देने से निश्चित ही सहयोग और गहरा होगा, जिससे हमारे संबंधित देशों के लोगों को लाभ होगा। अखिलेश सुमन, विदेश मामलों के संपादक, इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल हम उनका रुख करते हैं। अखिलेश, पूरे तौर पर अगर ये यात्रा देखा जाए ब्राजील में, तो कितनी सफल इस यात्रा को माना जाएगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ब्रिक्स ने नए सहयोगी दिए हैं, साथ ही जो नए क्षेत्र हैं उसमें किस तरह से सहयोग का विस्तार होगा, इस पर भी बातचीत हुई है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कितना सफल ये दौरा? देखिए, आमतौर पे यह माना जा रहा था कि यह ब्रिक्स जो है सामान्य तरीके का रहेगा, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि में यह ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा था उसमें लोगों को यह अंदेशा था कि शायद इसमें कुछ तनातनी की स्थिति रहेगी, क्योंकि खास तौर पे आप याद कीजिए कि RCEP में भारत शामिल नहीं हुआ और ब्रिक्स का एक अहम देश चीन इस मामले में काफ़ी उत्सुक था कि भारत भी इसमें शामिल हो, तो उसकी पृष्ठभूमि में हो रहा था। उसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाने के मामले में चीन ने हस्तक्षेप किया था, तो उसकी पृष्ठभूमि में हो रहा था। तो इन दोनों सवालों के पृष्ठभूमि में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन पे कई तरह के सवाल थे, लेकिन जिस तरीके से ब्रिक्स सम्मेलन को हैंडल किया गया और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से काफ़ी संयमित तरीके से अपनी बातें भी रखी और ब्रिक्स की अहमियत को भी आगे बढ़ाए रखने पर काम किया, इससे माना जा सकता है कि काफ़ी सफल रहा और अपेक्षा से अधिक सफल रहा। क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन के अलावा ब्रिक्स सम्मेलन के पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से बात की, रूस के राष्ट्रपति से बात की और फिर ब्राज़ील के राष्ट्रपति से भी बात की, और तीनों में एक एक मैं खास बातें आपको बताऊंगा कि चीन के राष्ट्रपति से बातचीत में यह तय हुआ कि जो भारत और चीन के बीच में ट्रेड और इकोनॉमी पे बातचीत करने वाला हाई लेवल फोरम है वो तुरंत बातचीत शुरू करे और दोनों के बीच में एक सहमति बनाई जाए। तो जिस तरह की तनातनी RCEP के बाद हो रही थी, लग रहा था, तो वो ख़त्म हो जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापार और बढ़ेंगे, खासकर से भारत से निर्यात बढ़ने की बात है वो बढ़ेगा। दूसरी जो अहम बातें हुई कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ इस बात पे चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि दोनों देश अब न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में, किसी तीसरे देश में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो ये काफ़ी अहम बात है। हालांकि भारत और रूस पहले से ही न्यूक्लियर क्षेत्र में दूसरे देश में सहयोग कर रहे हैं, खासकर के बांग्लादेश से शुरू किया, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात जो है वो बहुत बड़ी बात है और यह कह सकते हैं कि भारत और रूस के बीच में काफ़ी बड़ा कदम है। और तीसरी बात जो ब्राज़ील के साथ हुई, ब्राज़ील खास तौर पे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के मामले में काफ़ी माना जाता है कि काफ़ी उसे विशेषज्ञता हासिल है और खास
खास करके विकासशील देशों की जरूरतों के हिसाब से, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा कि पोस्ट हार्वेस्टिंग और प्री हार्वेस्टिंग जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होते हैं उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में और उसे भारत में देने के बारे में काफी बात हुई। तो द्विपक्षीय में ये बातें हुई। अगर बहुपक्षीय की बात करें तो बहुपक्षीय में जो खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सुझाव दिए कि ब्रिक्स को और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है ताकि आपसी जो मतभेद कुछ मामले पे होने के बावजूद ब्रिक्स जो विकासशील देशों के सुरक्षा परिषद के रूप में उभरा था उसकी स्थिति को बनाए रखे और उसे और आगे बढ़ा सके ताकि बहुध्रुवीयता की जो कल्पना है कि किसी एक देश की मोनोपोली नहीं हो दुनिया पे, उस मोनोपोली को टक्कर दिया जा सके। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भारत और भारत के सहयोग से, भारत के प्रस्तावों से ब्रिक्स आगे आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत और जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि भारत ने आसियान के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर नहीं करने का फैसला नए समझौते से होने वाले लाभ हानि की गणना के आधार पर लिया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोई भी फैसला नए समझौते से होने वाले लाभ हानि के बारे में सोचकर लिया जाता है। खराब समझौता करने से अच्छा समझौता नहीं करना था। पाकिस्तान के साथ 1972 में हुए शिमला समझौते का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले के चलते पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में समस्याएं पैदा करनी शुरू की थीं। The recent debate about the RCEP, the Regional Comprehensive Economic Partnership, offers lessons in foreign policy as much as in the trade domain. On the one hand, we should not go back to the old dogmas of economic autarky and import substitution. But at the same time, embracing the new dogma of globalization without a cost-benefit analysis is equally dangerous. What we saw in Bangkok recently was a clear-eyed calculation of the gains and costs of entering a new arrangement. We negotiated till the very end, as indeed we should. But then, knowing what was on offer, we took a call. And that call was that no agreement at this time was better than a bad agreement. खबर महाराष्ट्र से, जहां राष्ट्रपति शासन के बीच कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की ओर से सरकार बनाने की कोशिश जारी है। गुरुवार को तीनों ही पार्टियों के नेताओं ने बैठक की, जिसमें न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर बात हुई और इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसे तीनों ही पार्टियों के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। बैठक के बाद तीनों पार्टियों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि दोबारा चुनाव ना हो, इसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, जिसे लेकर हम आगे जाने वाले हैं। बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा हुई है। चर्चा में मसूदा जो है वो ड्राफ्ट तैयार किया है और वो तीनों हमारे पक्ष श्रेष्ठी जो है उनके पास भेजा जाएगा। तीनों पक्ष श्रेष्ठी उस पर निर्णय लेंगे, फिर वो अंतिम होगा और बाद में उसके बाद अगली कार्रवाई शुरू हो जाएगी। एनसीपी की ओर से छगन भुजबल ने कहा कि किसान, बेरोजगारी, अल्पसंख्यक, एससी, ओबीसी, महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दे ड्राफ्ट में हैं। जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव भी हो सकता है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमें नहीं लगता कि ऐसी सरकार बनेगी और अगर ऐसा होता है तो वो 6 महीने से ज्यादा सरकार चला पाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बातें बीजेपी विधायकों के साथ हुई बैठक में कही। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी और चौथी सूची जारी कर दी है। बीजेपी की इन दोनों सूचियों में 16 प्रत्याशियों के नाम हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने अब तक कुल 69 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले बीजेपी ने 53 उम्मीदवार घोषित किए थे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 15 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की एक-एक सीट पर 12 दिसंबर को उपचुनाव होगा। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 25 नवंबर को जारी होगी
और 2 दिसंबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे, जबकि 3 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 5 दिसंबर होगी। मतदान 12 दिसंबर को कराया जाएगा और उसी दिन नतीजे भी जारी होंगे। कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य केसी राममूर्ति और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य डॉक्टर तज़ीन फातिमा के इस्तीफे से ये सीटें खाली हुई थी। केसी राममूर्ति ने पिछले महीने 16 तारीख को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। राममूर्ति का कार्यकाल 30 जून 2022 तक था, जबकि डॉक्टर तंजीम फातिमा ने इसी महीने की 3 तारीख को इस्तीफा दिया था। तंजीम फातिमा का कार्यकाल 25 नवंबर 2020 तक का था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। हालांकि व्यवहारिक रूप से आज उनके कामकाज का आखिरी दिन है। चीफ जस्टिस के रूप में रंजन गोगोई का कार्यकाल करीब 13.5 महीने का रहा। इस दौरान उन्होंने कुल 47 फैसले सुनाए, जिनमें से कुछ ऐतिहासिक फैसले भी शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा अहम अयोध्या मामला भी शामिल है। इसके अलावा उन्हें चीफ जस्टिस के ऑफिस को RTI के दायरे में लाने, राफेल डील, सबरीमाला मंदिर और सरकारी विज्ञापन में नेताओं की तस्वीर प्रकाशित करने पर पाबंदी जैसे मामलों पर फैसले देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। सरकार ने कारोबारियों को राहत देते हुए GST से जुड़े 2 रिटर्न फॉर्म को और सरल कर दिया है। साथ ही इन रिटर्न फॉर्म को जमा करने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म GSTR 9 वार्षिक रिटर्न और फॉर्म GSTR 9C मिलान स्टेटमेंट दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दी गई है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दी गई है। सरकार ने इन फॉर्म में कई कॉलम को वैकल्पिक बनाकर इन्हें सरल बनाने का फैसला भी लिया है। झारखंड राज्य का आज 19वां स्थापना दिवस है। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके प्रदेशवासियों को झारखंड दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा है, जोहार झारखंड। स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड की जनता को बधाई और शुभकामनाएं। झारखंड प्रभुत प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध संस्कृति वाला राज्य है, जिस पर हम सभी को गर्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि भगवान बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से झारखंड प्रगति की नई ऊंचाइयां प्राप्त करे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झारखंड की जनता को राज्य के स्थापना दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि झारखंड प्रगति की नित नई ऊंचाइयों को छुए और भगवान बिरसा मुंडा के समृद्ध, सशक्त और खुशहाल राज्य के सपने को साकार करे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 51वें बैच के नवनियुक्त अधिकारियों को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा सहित प्राकृतिक आपदा और विकट परिस्थितियों में अर्धसैनिक बल के जवानों ने बहादुरी और शौर्य की मिसाल कायम की है। ओम बिरला ने कहा कि CRPF में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से बदलते भारत की तस्वीर दिखती है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस बेच के अंदर भी 5 महिलाएं अधिकारी हैं और 5 बटालियन महिलाओं की ऑलरेडी इसमें काम कर रही है। और देश के हर हिस्से के अंदर, चाहे जम्मू कश्मीर का इलाका हो, चाहे रन कच्छ का इलाका हो, किसी ज़माने में चाइना बॉर्डर पर भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस हो, नक्सली जैसे अति संवेदनशील इलाके के अंदर आपकी सीमाएं रहती हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने देश में नशीली दवाइयों की रोकथाम के लिए और कड़ाई से काम करने की जरूरत बताई है।
थावरचंद गहलोत ने ये बात दिल्ली में हो रहे 21वें अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी ऑफ एडिक्शन मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि नशीली दवाइयों की रोकथाम के लिए सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं और सरकार की कोशिशों से पिछले कुछ सालों में नशीली दवाइयों के इस्तेमाल में आंशिक कमी आई है। 16 नवंबर तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अमेरिका और ब्रिटेन समेत 30 देशों से 600 प्रतिनिधि शामिल हैं। सम्मेलन में दुनिया में नशीली दवाइयों की लत का दायरा घटाने के उपायों पर विचार किया जा रहा है। भारत सरकार का मेरा मंत्रालय नशा मुक्ति के लिए नोडल मंत्रालय है और नोडल मंत्रालय के नाते हमने देश में लोगों को नशा मुक्त करने के लिए एक नई अनेक योजनाएं संचालित कर रखी है और उन योजनाओं के माध्यम से जनता का सहयोग लेकर के, गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लेकर के, उनको आर्थिक सहायता देकर के नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से लोगों को नशा मुक्त कराने का काम करते हैं। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ साझेदारी में 3 तटीय राज्यों के पर्यावरण को मजबूती प्रदान करने के लिए $4.3 करोड़ की परियोजना शुरू की। ये परियोजना आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में रहने वाले 1 करोड़ लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर डालेगी। इस परियोजना का वित्त पोषण हरित जलवायु कोष के माध्यम से किया जाएगा। कोष की स्थापना विकासशील देशों को सहायता पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौते ढांचे के तहत की गई है। यूएनडीपी ने कहा कि 6 साल इस परियोजना से 3 तटीय राज्यों के 17 लाख लोगों के लिए ऐसी जीविका पैदा करने में मदद मिलेगी जो जलवायु परिस्थितियों का मुकाबला कर सके। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कमी, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा में मदद मिलेगी। योजना में भारत सरकार $8 करोड़ 68 लाख का फंड दे रही है। ये पहल पेरिस समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने का प्रयास है। बात खेलों की। भारत और बांग्लादेश के बीच इंदौर टेस्ट का आज दूसरा दिन है। पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश की पहली पारी 150 रनों पर समाप्त हो गई। भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद शमी ने 3 और ईशांत, उमेश और अश्विन ने 2-2 विकेट हासिल किए। वहीं दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 1 विकेट खोकर 86 रन बना लिए थे। रोहित शर्मा 6 रन बनाकर आउट हुए। मयंक अग्रवाल 36 और चेतेश्वर पुजारा 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। वहीं हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 में शानदार प्रदर्शन करके भारत के किदाम्बी श्रीकांत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला चीन के चेन लांग से होगा। इससे पहले कल हुए मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों को हार का ही सामना करना पड़ा। मिश्रित युगल में सात्विक और अश्विनी की भारतीय जोड़ी जापान की यूटा और अरीशा की जोड़ी से 19-21, 12-21 से हार गई। जबकि पुरुष एकल में इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने भारत के एचएस प्रणय को 21-12, 21-19 से, ताइपे के चाओ तिन चेन ने भारत के पी कश्यप को 12-21, 23-21, 21-10 से मात दी। वहीं पीवी सिंधु भी अपना सफर आगे जारी नहीं रख पाई और उन्हें थाईलैंड की बुसानन ने 21-18, 11-21, 21-16 से मात दे दी। तजाकिस्तान के दुशांबे में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट में भारत और अफगानिस्तान के बीच फुटबॉल मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। दूसरे हाफ में इंजरी टाइम में भारत के सेमिनलेन डोंगले ने गोल करके टीम की हार को टाल दिया। विश्व रैंकिंग में 106वें स्थान पर मौजूद भारतीय टीम इस क्वालिफायर में अब तक एक भी जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी है। और अब कुछ बात मौसम की। दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। मंदिर मार्ग सहित कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल 2 दिन वायु प्रदूषण की यही स्थिति बनी रह सकती है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द जैसी समस्याएं भी हो रही हैं। प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है दिल्ली में और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। पॉल्यूशन से हेल्थ पे प्रॉब्लम होता है। किसी को सांस की प्रॉब्लम है, किसी को दमा की है, किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर साइड इफेक्ट बहुत होता है। I am worried about what I am breathing. पॉल्यूशन आज बहुत ज़्यादा है, यू कैन फील इट आउट
ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, आइस और आपके थ्रोट में पोल्यूशन कल और आज बहुत ज़्यादा है। एयर इमरजेंसी नहीं है, बट अगर हम अब भी एक्ट नहीं करेंगे, इसको सीरियसली नहीं लेंगे, तो आगे आने वाले टाइम में एयर इमरजेंसी ही हो जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नज़र डालिए देश भर में प्रमुख शहरों में कैसा रहेगा आज मौसम का हाल। नमस्कार।